बच्चों। बच्चों, आज मैं डॉक्टर भवानी दास आपका ये क्लास लूंगी जो नागार्जुन से संबंधित। बच्चों, एक बात मैं बता दूं आपको कि आप बीच में नहीं बोलना। लास्ट में आप जो पूछना चाहो वो पूछिए, लेकिन बीच में नहीं बोलना। आज मैं आपको नागार्जुन के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके रचनाओं में जो यथार्थ की अभिव्यक्ति है, उनकी भाषा कैसी है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। बच्चों, सबसे पहले हम जब कुछ भी पढ़ते हैं, किसी भी रचनाकार के बारे में, उनकी किसी भी रचना के बारे में हम पढ़ते हैं तो 3 बातें आप ध्यान रखना, जिस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। तभी आप उसके कंटेंट को अच्छी तरह से, उसके कथ्य को अच्छी तरह से समझ पाओगे। पहली चीज है कि रचनाकार के बारे में आपको पूरी जानकारी लेनी होती है। फिर वो किस समय का रचनाकार है, उस समय की परिस्थिति कैसी थी, इस पर भी आपको ध्यान देना है या उसके बारे में जानना है। फिर रचनाओं के बारे में जब आप 3 चीजों को मिलाओगे, रचनाकार के संबंध में पूरी जानकारी, वो किस समय के थे, अब प्लस उन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनका कंटेंट क्या है, तब आप विषय को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आप जब प्रश्न लिखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा मैटर खत्म हो गया। यही कारण है कि आप न रचनाकार के बारे में सही तरह से जानकारी रखते हो, न उस समय के बारे में कि किस तरह की परिस्थितियों में इन्होंने रचना की, और न उस रचना में क्या कंटेंट है उसके बारे में आप सही जानकारी रखते हो। अगर इन 3 चीजों की जानकारी बच्चों अच्छी तरह से आपने कर ली तो आपके पास लिखने के लिए मैटर बहुत होगा, आप बहुत कुछ लिख सकते हो। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा बाद में भी इस पर डिस्कस करूंगी। आज आपको मैं नागार्जुन के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी और कुछ 1-2 कविताएं भी पढ़ाऊंगी, और नेक्स्ट क्लास में भी मैडम इसी तरह पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, हम नागार्जुन के जीवन के विषय में आपको पढ़ाएंगे। बेटा, आप लोगों को पता होगा कि या तो रचनाकार अपनी रचनाओं में आप बीती लिखता है या समाज की बातें लिखता है। समाज में जो उसको अनुभूति होती है उसी को वो रचनाओं में अपनी कल्पना के रंग में रंग कर डालता है। इसलिए उनकी जीवन परिचय पर एक हम विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक समझते हैं और उस पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं। बेटा, नागार्जुन का जन्म सन 1911 में दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। ये जाति के ब्राह्मण थे। ये जब बहुत छोटे थे
4 वर्ष के थे तो इनके माता का देहांत हो गया था। इनके जीवन में जो अभाव है उसका बीज जो है यहीं से पड़ा। आप समझ सकते हो, एक तो इनकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, ऊपर से माता का अभाव। अब पारिवारिक माहौल पर आप ध्यान दो कि उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं थी, माता भी घर में नहीं थी, तो कितना कष्ट में इनका जीवन रहा होगा। पिता इनके पुरोहित थे और वो चाहते थे कि बच्चा भी इनका उसी पेशे में आगे बढ़े। वैसे भी अगर देखा जाए तो इनका जो परिवार था वो सनातन धर्मी था और रूढ़िवादी विचारधारा के वो लोग थे, जो भी घर में और भी सदस्य थे या इनके पिता। इसीलिए पिता जो है अपने जजमानी में ही जो पुरोहित का काम ये करते थे उसी में ही इनको लगाना चाहते थे। बच्चे, ये जरूरी नहीं है कि पिता जिस कर्म में, जिस पेशे में हो, बेटा भी उसी में जाए। एक छोटी सी बात मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि एक बार एक लड़का मेरे पास आया, वो अपनी कहानी बताने लगा। उसने ये बताया कि उसके पिता भी पुरोहित थे पर उनकी मानसिकता ऐसी नहीं थी। थोड़ी सी इससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ। लड़के का मन नहीं था कि वो घर छोड़कर बाहर निकले, लेकिन पिता ने उसको भेजा। उसने अपने बच्चे से ये कहा कि बेटा, ये जो पुरोहित का काम हम कर रहे हैं इसमें ईमानदारी नहीं है। ये जो सो करके हम लोग पुरोहित का काम करते हैं और अपने जजमानों को खुश रखते हैं, उनसे हम अपनी अर्निंग करते हैं, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो हम ईमानदार बन के ये काम नहीं करते। ये उनका कहना था। इसलिए बेटे, तुम इस पेशे में मत आओ, तुम आगे बढ़ो, तुम शहर जाओ और कोई दूसरा काम करो, दूसरा काम करके तुम अर्निंग करो। फिर बेटा वहां से चला आता है, शहर आता है। शहर आने के बाद वो अपने भाई के यहाँ रहने लगता है। उसका भाई जो था वो पब्लिशिंग का काम करता था, तो उसको और अच्छा हुआ, वो भाई को उस काम में लगा दिया और वो किताबों की सेलिंग का जो काम है उसको दे दिया। वो लड़का वो काम करने लगा तो उसको क्या मिलता था? स्कूटर के किराए, और वहां जो रहता था, खाता पीता था, बस उतना ही तक सीमित था उसका दुनिया। फिर वो लड़का बड़ा हुआ, जब उसका शादी हुआ तो भाई ने उसको हटा दिया। उसने कहा हम नहीं, दोनों के खर्चे जो हैं हम नहीं उठा सकते। फिर वो वहां से दूसरे भाई के पास पहुंचा और एक दिन वो हमारे पास आया और हमें बोला कि मैडम, उन्होंने हमें निकाल दिया, मैं क्या करूं? हमने कहा बहुत अच्छा किया तुमने निकाल दिया। उसको थोड़ा सा बुरा लगा कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही, लेकिन मैंने कहा कि उसने तुम्हें धक्का मारा, यही धक्का तुम्हें आगे बढ़ाएगा। इतने दिन तक तुम्हें कुछ नहीं मिलता था, बस खाना पीना के लिए तुम उनके पास रहते थे। आज तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगी। तुम धक्के खाए हो ना, इस चीज को याद रखना, और यही धक्का तुम्हें आगे बढ़ाएगा। फिर उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने उसको दिए। बेटा, जानते हो उसके जीवन में एक नया मोड़ आया।
ये सेलिंग का काम तो करता ही था, बुक सेलर तो ही था ही। फिर धीरे धीरे वो उसी काम को करने लगा। दूसरा जो भाई उसको पनाह दिया था, वो भी किराए पर, उसको 3,000 वो किराया देता था। आज वो धीरे धीरे इतना आगे बढ़ा कि आज बहुत उसका काम फैल गया। उसने अपनी जो है प्रेस खोल ली और वो कहां से कहां पहुंच गया। तो ये तो पारिवारिक बात होती है, मानसिकता की बात होती है। उस इनके जो पिता थे वो ऐसे नेचर के नहीं थे, मैं इसीलिए ये बात बोली। लेकिन उनकी जो मानसिकता थी वो बहुत भास्ट थे, उस समय के साथ वो थे, इसलिए बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये इस तरह के नहीं थे। ये चाहते थे कि ये इसी पेशे में रहें। ऐसा कहा जाता है कि इनसे पहले 4 संतानों की मृत्यु हो गई थी और ये बाबा वैद्यनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम भी वैद्यनाथ ही रखा गया। इसके बाद जो पिता हैं वो घर में इनको पुरोहित बनाने के लिए संस्कृत के श्लोक वगैरह की पढ़ाई कराना शुरू कर दिए। इनसे जबरदस्ती जो है संस्कृत के श्लोक रटवाए जाते थे। पर ये बचपन से ही, जिस परिवार में अभाव हो, माता का प्यार न हो, तो थोड़ा बच्चा दूसरे टाइप का हो जाता है। ये थोड़े विरोधी नेचर के वहीं से होने लगे। थोड़ा इनके मन में वो अंकुर वहीं से पड़ा। ये अपना अच्छा बुरा थोड़ी थोड़ी बातें ये उनको वहीं से समझ में आने लगी। पिता कितनी भी जबरदस्ती करते थे, लेकिन वो पुरोहित के काम में, उस काम में प्रवृत्त होना ये नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे ये 1930 के लगभग वाराणसी आए। वहां पर इन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं का अध्ययन करना शुरू किया। बनारस में रहते हुए ही उन्हें युग की हलचलों और विद्रुपताओं के बारे में ज्ञान हुआ। न ये घर से निकलते, न इनको समाज कैसी है, समाज में किस किस तरह की विद्रुपताएं हैं, इनको समझ में आता। अगर वो घर से नहीं निकलते तो वही जनेऊ वाले पंडित ये भी बन जाते। लेकिन इनका घर से निकलना जिंदगी का बहुत बड़ा मोड़ था। बनारस में रहते हुए ही ये युग की हलचलों से ये परिचित हुए। समाज में जो विसंगतियां थी उनसे ये परिचित हुए। फिर धीरे धीरे ये आर्य समाज से जुड़े। फिर ये बौद्ध धर्म की तरफ भी इनका झुकाव गया और फिर बौद्ध धर्म की सही जानकारी लेने के लिए या बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए ये श्रीलंका गए। वहां पर ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करना शुरू किए। वहीं ये अपना नाम बदलकर नागार्जुन रख लिए। ये मैथिली में तो यात्री कहलाए और हिंदी में ये नागार्जुन के नाम से ही इनकी प्रसिद्धि अब होने लगी।
फिर सहजानंद सरस्वती के संपर्क में ये आए। इनमें आपस में वहीं से पत्र व्यवहार चलने लगा। फिर सहजानंद ने ही इन्हें इस बात से अवगत कराया कि देश में नवजागरण की भावना बड़ी तेजी से उभर रही है और तुम जाके वहां बैठे हो, तुम यहाँ लौट आओ। उनका पत्र मिलते ही ये फिर अपने यहाँ लौट आए और फिर किसान आंदोलन से ये जुड़ गए। इस बिटवीन पीरियड में इनको बहुत अधिक समाज की जानकारी हो चुकी थी कि हमारा समाज कैसा है। फिर ये वामपंथी विचारधारा से जुड़ गए। फिर इनकी दृष्टि जो है वो तार्किक और प्रगतिशील हो गई। यही चीजें फिर इनके रचनाओं में भी दिखने लगी। गरीबी, कुसंस्कार, रूढ़िवादिता, पंडिताऊ परिवेश से तो ये निकल के बाहर आए ही थे, पर समाज ने कुछ इस बनारस की जिंदगी ने, बनारस में रहते हुए वहां से इनकी जिंदगी में जो मोड़ आया। इसके बाद श्रीलंका गए, वहां पर भी इनको बहुत चीजों की जानकारी मिली। फिर जब ये वहां से लौट कर यहाँ आए, उस समय हमारे देश का माहौल काफी गर्म था, नवजागरण की लहर आई हुई थी। अंग्रेजों का भी अत्याचार यहाँ अपने चरम सीमा पर था। ये सारी चीजें जो हैं इनके जीवन में काफी परिवर्तन, इनके जीवन को काफी परिवर्तित किया। एक चीज तो इनमें थी, ये कानों के सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते थे। ये आंखों देखी चीजों पर विश्वास करते थे। ये सुनी सुनाई बातों के पक्षधर नहीं थे। जो देखते थे उसी पर विश्वास करते थे। यहीं से ये जो यथार्थवादी विचारधारा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष वो देखते थे उसी को वो महत्व देते थे। इसलिए ये पूरे देश की जो भ्रमण करना इन्होंने शुरू कर दिया। घूम घूम कर ये सब चीजें महसूस करने लगे। वैसे भी नागार्जुन जो थे वो समाजवादी विचारधारा के पक्षधर बन चुके थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी बने। उनकी मान्यता थी, एक बात तो जाहिर है कि अब तक ये 45 के बाद ही साहित्यिक दुनिया में प्रवेश किए थे। इसके पहले उन्होंने खूब अनुभव, घूम घूम कर इन्होंने खूब अनुभव एकत्र किया, ग्रहण किया, क्योंकि इन्हें सुनी सुनाई चीजों पर विश्वास नहीं था, आंखों देखी पर ही इन्हें विश्वास था। आप एक तरह से इनकी तुलना कबीर से कर सकते हैं। कबीर भी कुछ इसी तरह के स्वभाव के थे।
ये भी एक तरह से ये जो घूमने वाली, यात्रा करने वाली प्रवृत्ति थी, इसीलिए इनको लोग घुमक्कड़ भी कहते थे। लेकिन सही माने में अगर देखा जाए तो सही अनुभूति देखने परखने से ही होती है। तो अब तक इनकी जो विचारधारा थी, इनकी जो सोच थी, वो स्थिर हो चुकी थी। समाज के विषय में इनकी जो मान्यता थी कि समाज में सभी को समान महत्व, समान अवसर और समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको कहीं ऐसा दिख नहीं रहा था। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, इनकी एक रचना है, ताशों में ही बने रहेंगे राजा रानी। उस रचना में इन्होंने लिखा है कि पहले तो हमारे यहाँ राजतंत्र था, राजाओं का सब कुछ चलता था। उसमें उन्होंने लिखा था, राजतंत्र क्या होता है, उसमें राजा मेन होता है, उसके साथ 2-4 कर्मचारी और होते हैं। वो जो कहते थे वही प्रजा सुनती थी, जैसे चलाते थे वैसे वो चलते थे। अब राजाओं के किस्से कहानियां सुने ही होंगे कि वो महलों से बाहर बहुत कम आते थे। जनता क्या कर रही है, जनता का जीवन कैसे गुजर रहा है, कुछ भी उनको पता नहीं चलता था। सब उनके जो 1-2 कर्मचारी होते थे वही सब कुछ चलाते थे। पूंजीवादी व्यवस्था में भी आप देखिए इसी तरह की चीजें थी। जमींदार कितना शोषण करते थे, गरीबों का कितना शोषण होता था, कोई उनका सुनने वाला नहीं था। तो ताशों में ही बने रहेंगे में उन्होंने कहा है कि ये जो राजतंत्र का अत्याचार है वो एक न एक दिन अपने चरम पर पहुंचकर खत्म हो जाएगा। फिर इनकी स्थिति वही होगी जो ताशों के पन्नों में स्थित राजा रानी की होती है। आया एक दिन वो बहुत दुखी होकर उन्होंने इस तरह की रचनाएं रची हैं। अब इन्हीं के जैसे रचनाकार या इन्हीं की जो तथ्य हैं, जो ये कहना चाहते हैं समाज के बारे में, मुंशी प्रेमचंद भी वैसे ही थे। देखिए, सबके रचनाओं की एक धुरी होती है, एक केंद्र बिंदु होता है। जैसे इनका था समाज का शोषित वर्ग, वैसे ही प्रेमचंद का भी था। वो भी अर्थ को ही लेकर, गरीबी को ही लेकर अपनी सारी रचनाओं में प्रश्न उठाया है, आवाज उठाया है। अब उनकी एक छोटी सी कहानी को ही तो देखिए, कितना दर्दनाक चीज है, कितना दर्दनाक रूप से उसने उस कहानी को लिखा है। ये कफन कहानी। कफन कहानी में 3 लोग ही तो मुख्य हैं। जो बहू होती है वो बहुत परिश्रम करके अपने पति और ससुर को खिलाती है, पर एक दिन जब वो मां बनने वाली होती है, अपने एक कमरे में वो कराह रही होती है, पीड़ा से व्याकुल हुई होती है, तो घर के बाहर दोनों बैठे रहते हैं अलाव के सामने। यीशु माधव शायद उनका नाम। दोनों में से कोई उठकर अंदर नहीं जाता।
उस बहू के पास जिसने इन दोनों को इतनी सेवा की, इन दोनों की इतनी सेवा की, पर वो दोनों उठकर नहीं जाते अंदर उसको देखने। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो एक अलाव के सामने बैठे हुए होते हैं और अलाव में खाने के लिए आलू डाल रखे हैं। दोनों भूखे हैं। जठराग्नि क्या होती है, पेट की ज्वाला क्या होती है, प्रेमचंद इसको दिखाने की कोशिश करते हैं। दोनों में से कोई नहीं उठता। बाप सोचता है कि मैं अगर अंदर जाऊंगा बहू को देखने तो बेटा आलू खा जाएगा, और बेटा सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा तो बाप आलू खा जाएगा। इसी कशमकश में दोनों नहीं जाते और बहू का जो प्राण है वो निकल जाता है। फिर उनके सामने ये समस्या आती है कि कैसे हम इनके लाश को दफन करें। न उनके पास पैसे हैं, न उनके पास कफन है। फिर वो जाते हैं गांव में, जाके सबसे पैसे मांगते हैं। उसको पैसा मिल भी जाता है, दोनों आते हैं। फिर विचार करते हैं कि जिंदे जी तो तन पर ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिला, अब मरने पर नया कफन चाहिए। दोनों खूब अट्टहास करते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि उन पैसों से कुछ मिठाइयाँ, कुछ खाने की चीजें वो लाते हैं और दोनों जम के खाते हैं, खा के पेट भर के। वो कहते हैं कि जब तक बेचारी जिंदा थी तब तक तो इसने हमें खिलाया ही, अब मरकर भी इसने हमारी आत्मा को तृप्त कर दिया, जाते जाते भी ये हमें तृप्त करती हुई गई। फिर उसका वो ले जाके दाह संस्कार करते हैं। अब प्रेमचंद ने कितनी दर्द भरी ये कहानी लिखी, जानते हो बच्चों? ऐसे ही नागार्जुन है। नागार्जुन की जो उपन्यास हैं, जो कहानियां हैं, उन्होंने बहुत लिखी, उपन्यास भी लिखी है, निबंध भी लिखी है, कहानियां भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी। ये सब उनका भोगा सहा हुआ दर्द है। उन्होंने खुद आंखों देखी चीजों को ही रचना का रूप दिया है। कहते हैं ना बेटे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्यों कहा? अब देखोगे कि समाज में कोई भी उक्ति, कोई भी सूक्ति, कोई भी कथन, कुछ भी, एनीथिंग, कि किसी न किसी का अनुभव होता है, ऐसे ही नहीं कर दिया जाता। निराला की भी एक लाइन आप सुनो, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये न जाने कितने दिलों की आवाज है, कितने दिलों की धड़कन है। वे भी ऐसे ही कवि थे, ऐसे ही रचनाकार थे। तो रचनाकार समाज में या तो वो आप बीती लिखता है या जो कुछ भी समाज में घटित होता है वो लिखता है। दोनों में से कुछ ना कुछ
कोई न कोई चीज जरूर होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि नागार्जुन जो उनकी ये मान्यता थी कि समाज में सभी को समान महत्व, समान अवसर और समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं? वे उस परंपरा के घोर विरोधी थे जिनके अनुसार समाज में एक वर्ग की पूजा हो, उनके पास रहने खाने की भरपूर सुविधाएं हों, और इसके विपरीत दूसरा जो वर्ग है, यानी समाज का गरीब वर्ग, मजदूर, किसान, ये अपमान और दुत्कार सहते रहे। ये उनको एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसी पर उन्होंने जमकर आवाज उठाई है। उन्होंने जो कुछ वर्णित किया है, जो भी अभिव्यक्ति की है, वो यथार्थ की अभिव्यक्ति की है। समाज में कितने लोग हैं जिनके पास रहने का घर है, भरपेट पर्याप्त भोजन और तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र है। उनका यही प्रश्न है कि इस तरह की विसंगतियां समाज में क्यों है। इनकी एक रचना और है, उन्मत्त प्रदर्शन। उन्मत्त प्रदर्शन में उन्होंने यही बात कही है, समाज में जो ये लक्ष्मण रेखा खींची गई है अमीर और गरीबों की, उसी पर है वो कविता। उसमें भी ये दिखाया गया है कि जैसे कोई मदिरा पीकर उन्मत्त हो जाता है, वैसे ही आज समाज में भी धन का उन्मत्त प्रदर्शन हो रहा है। उसमें एक विवाह का वर्णन है। उसमें इतना सजाया जाता है, बहुत अधिक अमीर किसी व्यक्ति के बच्चों की शादी है तो उसमें इतना सजाया जाता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सजावट से लेके खान पान वेशभूषा में न जाने कितने पैसे लगे होंगे, जिसका कोई अंत नहीं। तो नागार्जुन उस पर कमेंट करते हैं। एक तो होता है कि जितना चाहिए उतना खर्च, लेकिन उसको उन्होंने उन्मत्त प्रदर्शन कहा है, जो कि बहुत अधिक एक्सेस, बहुत अधिक खर्च करके वो शादी हो रही थी। उसमें उन्होंने उसको, जो लड़की थी उसको चांदी की बेटी, और जो लड़का था उसको सोने का बेटा कहा गया। जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे वो एक तरफ, जो कवि या लेखक जो भी हों जिन्होंने उस मंत्र को लिखा होगा, वो एक तरफ सिर झुकाए खड़े थे, और जो रईस थे वो अपना उन्मत्त प्रदर्शन कर रहे थे। यानी विलासिता का जो है ये चरम रूप उन्होंने उस कविता में दिखाया।
दूसरा पक्ष जो था उसको भी सुन लीजिए। उसको उन्होंने दिखाया कि दूसरा पक्ष जो है वो एक तरफ बेचारे बाहर गरीब खड़े थे, ये जो खा पी के फेंकते थे उसमें से वो चुन चुन कर खा रहे थे। ऐसा ही एक दृश्य प्रसाद ने भी अपने तितली उपन्यास में दिखाया है। कोई उत्सव होता है जिसमें एक तरफ तो खान पान चलता है रईसों का, पूंजीपतियों का, वो जो खा के फेंकते हैं वहां पर भूखे नंगे गरीब लोग उसमें से चुन चुन के खा रहे हैं। उनके हाथों में डंडे हैं, कुत्ते आते हैं तो वो डंडों से भगाते हैं। कितना विभत्स दृश्य है ये कि एक तरफ कितनी शान शौकत और दूसरी तरफ खाने के लायक। एक तरफ अमीर और दूसरी तरफ इतने गरीब कि उनको 2 जून की रोटियां नहीं मिलती। कुत्तों के साथ एक तरफ कुत्ते खा रहे हैं, एक तरफ वो भी खा रहे हैं, एक ही जगह से। इतनी स्थिति खराब गरीबों की। तो नागार्जुन ने अपने उन्मत्त प्रदर्शन में यही दिखाने की कोशिश की है कि समाज में इस तरह की विभेदक रेखाएं क्यों खींची गई। पहले तो चलिए राजतंत्र था, उसमें राजा रानी या सामंत लोग जैसा चाहते थे वैसा करते थे। उस समय चाहे वो जितने भी अत्याचार करते थे प्रजा हमारी चुपचाप सह लेती थी। पर अब जमाना बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। अब तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का जो सम्मान है उसकी योग्यता और कार्य पर निर्भर हो, न कि वंश और धन के आधार पर। वो यही कहना चाहते हैं कि समाज में आज तो वो स्थिति नहीं रही। कोई भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था जो वर्ग वैषम्य का पोषण करता हो उसको वो नहीं मानती। आज हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। तो उनके कहने का मतलब कि इस जनतंत्र में इस तरह की चीजें घटित नहीं होनी चाहिए। वे अपने रचनाओं में इन्हीं बातों पर जोर देते हैं। बच्चों, नागार्जुन चाहे जिस विधा में रचना करें, गरीब शोषित समाज ही उनकी रचना के केंद्र बिंदु रहे हैं। हर रचनाकार का अपना एक केंद्र बिंदु होता है, तो इनकी रचना का मूल केंद्र बिंदु गरीब शोषित समाज है। वो गरीब चाहे किसी भी कास्ट का हो, क्यों न हो। यही नहीं, वे देश के बिगड़ते माहौल और उनके कारणों की पड़ताल करते हैं।
केवल लिखकर ही नहीं छोड़ते, वो इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल हमारे देश में क्यों होता जा रहा है। उसके कारणों का ये घूम घूम कर पता भी करते हैं। साधन सुविधा संपन्न उच्च वर्ग अपने धन और मद के नशे में चूर है और बेचारा निर्धन मजदूर उनके शोषण चक्र में पिस रहा है। कितना बड़ा अन्याय है। उन्होंने लिखा एक जगह, हो गए हैं विगत क्षण अभिशाप के, लाइए मैं चरण चूमूं आपके, थक गए हैं हाथ ऊबर थाप के। कितनी बड़ी बात है। तो आज हमारे यहाँ जनतंत्र है। जनतंत्र में, जनतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, प्रजा का, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा। पर क्या है ऐसा बेटा? हम और आप जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, वो इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं, हवाई हो जाता है। लेकिन समाज का जो यह वर्ग है, वो अनसुना नहीं करता। उसको जो चीज जहां जैसा लगता है, उसको जो सामाजिक अनुभूतियां होती हैं, उस पर वो सोचता है। अभिव्यक्ति करने का ढंग या अभिव्यक्त करने का ढंग, समाज की सच्चाइयों को हम केवल सुन के उड़ा देते हैं, लेकिन वो उस अनुभव को लेते हैं और अपने अनुभूति के रंग में रंग कर फिर वो रचना के रूप में समाज को वापस करते हैं। उनमें अभिव्यक्ति का एक गुण होता है जो हम साधारण लोगों में नहीं होता। वो दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए नहीं। वो प्रजा के लिए जीते हैं और हमें ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि ये अन्याय किस कारण हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें जगना चाहिए। आज जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, सब लोग इतने खुश हुए, सब लोग उत्सव मना रहे थे। नागार्जुन नहीं मना रहे थे, क्योंकि नागार्जुन को लगा कि जो हम स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहे थे, वो कहाँ साकार हुआ। पहले सामंती व्यवस्था थी, जमींदार थे, समाज के ठेकेदार थे जो इनको पीस रहे थे। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने पूरे देश पर अत्याचार किया। फिर वो गए, लोग बड़े खुश हुए कि हम सब स्वतंत्र हो गए। लेकिन यह स्वतंत्रता तो उच्च वर्ग के लिए था। समाज के अंदर तो वही सब कुछ था, वही सब कुछ चल रहा था। स्वतंत्रता का यहीं पर
मोह भंग उनका होता है कि आजादी तो बड़े लोगों की थी, बड़े लोगों के लिए हुई, उनको मिली, लेकिन ये जो समाज का दबा हुआ वर्ग है, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत भाग लिया, तरह तरह के जितने आंदोलन हुए सब में भाग लिए, और उन्होंने इसी चीज पर ध्यान आकर्षित करने की सबकी कोशिश की कि इस चीज में बदलाव आनी चाहिए। समाज के इस वर्ग का जो हक है, जो अधिकार है, वो उनको मिलना चाहिए। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। नेहरू पर भी लिखा, इंदिरा गांधी पर भी लिखा, जयप्रकाश नारायण का इन्होंने साथ दिया, लेकिन आंदोलन में तो साथ दिया, लेकिन जहां जहां जो बुरा लगा किसी को नहीं छोड़ते थे, किसी से नहीं डरते थे। वो हमेशा इन्होंने यथार्थ की ही अभिव्यक्ति की। जनतंत्र के जो विशेष अधिकार हैं वो आम जन को मिलना चाहिए, इस पर वो आजीवन लड़ते रहे। नागार्जुन को आप देखेंगे तो ये विलास और त्याग की मूल नैतिक प्रश्नों को बड़ी बेबाकी से जांचा परखा है। इन्होंने कम से कम अपने जीवन में विलासिता को कहीं जगह नहीं दी। सामान्य जीवन जीना इनको पसंद था, क्योंकि ये खास आदमी बनना नहीं चाहते थे। ये साधारण जनता बनकर उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहते थे। इनकी कविताएं खबर की कविता नहीं है, दखल की कविता है। दखल करो, जो चीज तुम्हें नहीं मिला उस पर दखल करो। हमारे संविधान में स्वतंत्रता के बाद जो नियम बने, क्या वो लागू है? नहीं है तो उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, लड़ो, क्योंकि ये जनतंत्र है। ये बहुत ही स्पष्टवादी थे, स्पष्ट बोलते थे। इनको दबाने वाला कोई नहीं था। इन्होंने सक्रिय राजनीति में निरंतर भाग लिया। कई जन आंदोलनों में ये जेल भी गए, पर इन्होंने इस संघर्ष को, ये जो लड़ रहे थे जनता के लिए, जेल जा रहे थे, ये उसको भुलाने की कोशिश कभी नहीं की। आजादी का जो मोह भंग है, उसको उन्होंने, ये उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। अपनी आसपास के परिवेश को जब वे देखते हैं, उनकी विसंगतियों को जब वो देखते हैं तो दहल उठते हैं। इनके कथनी और करनी में कहीं भी अंतर नहीं दिखता। जो उन्हें राजनेताओं में दिखता है। वे वादे कुछ और करते हैं,
और काम कुछ और करते हैं। इन्होंने अपने रचनाओं में यही कहा है कि अपने अधिकारों को छीनो, उनके कामों में हस्तक्षेप करो, राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप करो, ये तुम्हारा अधिकार है। इन्होंने लिखा भी और इन्होंने मंच से भी बोला। इनको तो हम एक नेता भी कह सकते हैं और एक सच्चा साहित्यकार भी कह सकते हैं। सच्चा साहित्यकार जो लिख जाता है, हम साहित्यकार की कदर क्यों करते हैं? ये जागरण का जब समय था तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे तो प्रत्यक्ष में लड़ ही रहे थे, लेकिन हमारे जो साहित्यकार थे वो भी कम नहीं थे। एक तरफ वो लड़ रहे थे, दूसरी तरफ ये साहित्य के माध्यम से लड़ रहे थे। इन्हीं के लिखे गीतों को वो बोल बोल के आगे बढ़ते थे, इतना जोश आता था। लेकिन इन्होंने तो दोनों रूप अपनाए। इन्होंने साहित्य के माध्यम से तो मंत्र फूका ही और मंच पर भी बोले। ये जन कवि थे। ये जो कर गए, बहुत कम रचनाकार ऐसा किए। ये समाज को बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समाज के लोग जागें, समाज के लोगों में वो शक्ति है, ये तख्ता पलट दें, क्योंकि ये जनतंत्र है। ये जनतंत्र के मायने को ही समझाते रहे। आप सुने होंगे कि 1977 में पटना के पास बछेली गांव में एक नरसंहार हुआ था, जिसको उन्होंने हरिजन गाथा में लिखा है। आप कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़ो। किस तरह से उनको दिन दहाड़े जला दिया गया। उन्होंने उस पर जो कुछ भी लिखा है, इतना भयंकर रूप से लिखा है कि वो रचना एक ज्वालामुखी है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िए। उनकी रचनाओं में प्रतिरोध का भीषण स्वर है। बहुत सशक्त ये रचनाकार थे। बहुत कम रचनाकार इतना स्पष्ट वक्ता, इतना यथार्थ वक्ता होता है, यथार्थवादी होता है। ये जो कहते थे वो करके दिखलाते थे। कभी इन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा। इनमें एक जुनून था समाज को बदलने की। दूसरी बात मैं बताऊं, चलिए समाज के बारे में, साहित्य के बारे में मैंने आपको कुछ बताया। वैसे भी आप देखोगे ना तो नागार्जुन के साहित्य का जो विषय है वो मुख्यतः ग्राम समाज है। उनका मिथिलांचल से घनिष्ठ संबंध है। उनकी रचनाओं में उसी के विविध रूप
चित्रित हुए हैं। वहां का सुरम्य वातावरण, वहां की वेशभूषा, वहां की बोली बानी, पेड़ पौधे, वहां के लोगों की मानसिकता और संस्कार, और उन सबसे महत्वपूर्ण उस प्रदेश की दुर्बलताएं, जैसे अशिक्षा, दरिद्रता, जाति वर्ग, वर्ण भेद, यही सब उनकी रचनाओं का आधार है। इसी कारण उन्हें आंचलिक रचनाकार की भी संज्ञा दी जाती है। परंतु अधिकांश आलोचकों की मान्यता यह है कि उनके द्वारा निरूपित ग्राम समाज केवल मिथिला प्रदेश का ही ग्राम समाज नहीं है, वह भारत के सभी गांवों का, उनकी अच्छाइयों बुराइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इस माने में उन्हें आंचलिक कथाकार न कहकर भारतीय ग्रामों का चितेरा कहना अधिक समीचीन होगा। बेटे नागार्जुन के बारे में हम जितना कहें उतना ही कम है। समाज के अंदर जो दर्द है, उसको महसूस करके इन्होंने जो कविताओं में लिखा है, उसको हम बयान नहीं कर सकते। इसी से रिलेटेड बहुत चीजें हमें बहुत जगह मिलती जुलती मिलती हैं। एक छोटी सी कहानी मैंने इंग्लिश में पढ़ी थी, उसको भी मैं बताना चाहती हूँ। छोटी सी है। एक परिवार था, उसमें 3 मेंबर थे, 2 बच्चे थे। और एक मदर थी उनकी, बहुत गरीब थे। एक बार बच्चों ने जिद की, बहुत गरीब थे वो, किसी तरह अपने खाने पीने का सामान बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे। एक बार बच्चों ने जब जिद की कि माँ इस बार आपका जन्मदिन हम लोग मनाएंगे, गरीबी सही उसी तरीके से मनाएंगे, तो माँ के मन में कुछ आया। वो क्या की कि एक कॉफी हाउस में बच्चों को ले गई। उनके पास पैसे बहुत कम थे। फिर उन्होंने 3 कॉफी का ऑर्डर दिया। माँ ने, बच्चे बड़े खुश हुए। वहां के माहौल में जाकर कितने बड़े बड़े रईस वहां बैठे थे, तीनों सबको देख रहे थे। जैसे कॉफी उनके पास आया, बच्चे उसको
पीने लगे, क्योंकि उनके जिंदगी का यह पहला मौका था कि वो एक कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पी रहे थे। बच्चे अपनी कॉफी तो पी गए, लेकिन माँ धीरे धीरे एक दो सिप ले रही थी। फिर माँ दो चार सिप और लेके माँ उठी और जाके वॉश बेसिन में उसको गिरा दी। जब वो लौट के आई तो बच्चे हैरान कि इतनी महंगी चीज और माँ ने ऐसे गिरा दिया। फिर माँ से जब पूछे बच्चे कि माँ आपने ऐसा क्यों किया, तो माँ ने कहा कि बेटा आज बड़े मुश्किल से हमने पैसे जुटाए थे और इस कॉफी हाउस में बैठकर कॉफी रईसों के साथ कॉफी पीने की हिम्मत की थी। तो ये कॉफी गिराने का आनंद मुझे बहुत आया। बच्चों ने पूछा कि माँ आपने तो पिया ही नहीं, आपने गिराया क्यों? तो उन्होंने कहा कि मैं गिरा कर देख रही थी कि रईस लोग आधी चीजें खाते हैं, आधी गिराते हैं, तो मैं वो गिरा कर उस आनंद को ली। ये जरूर है कि दिल दुखा कि इतनी महंगी चीज, लेकिन इसमें भी जो आनंद उनको मिलता है बर्बाद करके, वो आज हमें मिला। देखिए कितनी दर्दनाक कहानी है। लेखक या राइटर जो कुछ लिख जाते हैं वो हमारे लिए एक थाती होती है। आज जो कुछ भी हम बता रहे हैं, जो कुछ भी राइटर लेखक लिखता है, वो हम ही लोगों के लिए तो लिखता है कि समाज में परिवर्तन आने चाहिए। इस तरह का वर्ग वैषम्य समाज में नहीं होनी चाहिए। वो कौन करेगा? आप और हम करेंगे। हम क्यों पढ़ते हैं? ये सारी चीजें हमारे कोर्स में क्यों रखी जाती हैं? ताकि हम उस चीज को महसूस करें। और जो हमारे साथ हो रहा है, जो उनके साथ हो रहा है, वो हमारे साथ, या हम उसको आगे इस तरह न होने दें। यही तो मूल चीज होती है। हम उनको पढ़ के क्या सीखते हैं? एक और छोटी सी कहानी मैं बताऊं आपको, 2 लाइन की। 2 दोस्त थे, एक अमीर था, एक गरीब था। जो गरीब था वो बहुत गरीब था, जो अमीर था वो अच्छा खासा अमीर था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। वो बहुत अपने मित्र की जो है बहुत अधिक हेल्प करता था। समय बदला, समय ने करवट ली। धीरे धीरे पता ना उसके हाथ में ऐसा क्या लगा कि वो एक राजपथ पर पहुंच गया, बहुत बड़ा ऑफिसर बना, बहुत उसका नाम हुआ, बहुत उसकी प्रसिद्धि हुई। वो इतना बड़ा कुछ बन गया था। अब हमें एग्जैक्ट नहीं याद है, सॉरी बेटा। वो बहुत कुछ बड़ा आदमी बना।
फिर बेटे बहुत दिनों के बाद उसका जो दूसरा मित्र था वो आया वहां पर, तो उसको बहुत बुराइयां सुनने को मिली। सारे लोग उसकी बहुत बुराइयां कर रहे थे, तो उसे बहुत झटका लगा। वो अपने मित्र से मिलने गया और पूछने भी गया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जब वो पहुंचा और अपने मित्र से ये पूछा, तो पता है बच्चों उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि सारी जिंदगी मैंने जो गरीबी झेली, मैं अब अमीर बन के वही चीज दोहरा रहा हूं। अब मैं उनके साथ ऐसा कर रहा हूं, मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। तो समाज का ये भी एक रूप है कि आदमी विद्रोही बन जाता है और फिर वो उसी का बदलाव लेने लगता है। इसीलिए समाज में बैलेंस रखना बड़ा जरूरी है, समाज को संतुलित करना बड़ा जरूरी है। तो इस तरह की प्रवृत्तियां जन्म लेती हैं और वो देश कभी नहीं आगे बढ़ सकता। एक तो हमारे यहाँ जनतंत्र है, कहने के लिए जनतंत्र है, लेकिन इसमें जो पार्टियां हैं आप देखोगे कि एक दूसरे की टांगें खींचते रहते हैं। किसी में मतों का कोई मिलाप नहीं। नागार्जुन व्यक्ति पर विश्वास करते थे, उनको कभी किसी ने अगर बांधने की कोशिश की तो बंधते नहीं थे। कहते थे मैं प्रतिबद्ध हूं, आबद्ध नहीं। मैं ये सारी चीजें करने के लिए बाध्य हूं जो हमारे गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को नहीं मिल रहा है। जो संविधान के राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। मैं इन सब चीजों को करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, लेकिन कोई अगर हमें दबाना चाहे, बदलना चाहे, तो मैं उसमें आबद्ध कभी भी नहीं हो सकता। कितनी बड़ी चीज है बेटा, सही बोलना, उचित कदम लेना, युगबोध को ध्यान में रखते हुए ये सब करना, उसके लिए भी एक जिगरा चाहिए, जिगरा जो उनमें था। मुझे तो नागार्जुन बहुत ही सही इंसान लगते हैं। अगर समाज का सभी मनुष्य थोड़े अंश में भी बदल जाए तो ये जो समाज की जो रेखा है वो मिट जाए। अगर समाज के गरीब लोग एक तरफ होके लड़ें तो बहुत कुछ वो हासिल कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके साथ आप जैसे लोग हों, नेता हों, समझदार व्यक्ति हो। आप पढ़ लिख कर भी अगर दिन में एक अच्छा काम करते हैं तो समझिए ये आपके पढ़ने की सार्थकता, आपके जीवन की सार्थकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन भर लड़ता, निराला भी ऐसे थे, प्रेमचंद भी ऐसे थे। ये लोग जीवन भर लड़ते रहे और इसी लड़ाई में वो शहीद हो गए। तो इस परंपरा को हमको और आपको क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए? समाज से ये बुराइयां दूर करें। अभी अभी कोरोना काल आया, कितनी भयंकर स्थिति थी। अगर सरकार एक कदम उठाती है तो बाकी लोग उनके टांग खींचने लगते हैं। अगर सभी मिलके उनका साथ दें, कोई भी सरकार हो, तो इस तरह की
परिस्थितियां ना आए, कितने लोग भूखे मरे। बच्चों, मैंने एक छोटा सा वीडियो देखा था जब कोरोना एकदम भयंकर स्थिति पर थी। सड़क के किनारे एक खोखा होता है जो छोटा सा घर की तरह, वो था। वो बीच बीच में खुलता था और लोग छोटी छोटी चीजें लेने के लिए, रास्ते वाले लोग वहां जाते थे और फिर से वो दरवाजा फट से बंद कर देता था। पुलिस उसको कई दिनों से देख रही थी। एक दिन पुलिस वाले गए, वो बेचारा अंदर मरियल सा आदमी था। अंदर गए, नॉक किया तो अंदर से एक आदमी निकला, गरीब सा इंसान। पुलिस ने कहा इसको मत खोलो, लॉकडाउन में इसको बंद रखना है। अच्छा सरकार, उसने सिर हिलाकर कहा अच्छा सरकार। फिर वो अंदर चला गया। फिर दूसरे दिन फिर ऐसे पुलिस जब घूम रही थी दूर से देखी, फिर वो खोल के दे रहा है, कुछ दे रहा है। उस दिन भी मना किया, तीसरे दिन भी मना किया, बस यही कहता रहा हो कि जी सरकार। कोई प्रतिवाद वो नहीं किया। चौथे दिन फिर वही काम। फिर पुलिस कांस्टेबल एक था उनके साथ, वो तीनों चारों आए एक साथ। उसने उसको बुलाया और कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, बार बार तुमसे कहा जा रहा है, तुम सुने नहीं, आज हम तोड़ देंगे तुम्हारा ये सारा, निकालो। उसने ऑर्डर दिया कि अंदर जाओ और सारा निकाल के बाहर कर दो, तोड़ दो आज इसके उसको। फिर वो एक तरफ खड़े हो गए, कोई उनका फोन आ गया, वो बातें करने लगे और एक गया वहां। जैसे ही उसने अंदर झांका बेटे, वो बाहर आ गया और अपने मालिक से कहा कि, हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैं ये काम नहीं कर सकता। कांस्टेबल ने कहा कि क्यों? कि सर आप जाके देख लीजिए। कांस्टेबल ने दूसरे को भेजा, अच्छा तुम जाओ देखो उसमें क्या है, क्यों नहीं जा रहा है। फिर दूसरा आ गया, दूसरा भी लौट आया। फिर कांस्टेबल खुद गया, ये क्या है, ये दोनों ही छोटा सा था एकदम, वो क्या बोलते हैं उसको जो रास्ते पर होते हैं, खोखे बोलते हैं शायद, खोखा। फिर बेटा जानते हो कांस्टेबल जब झांक के देखा तो एकदम बाहर वो खड़ा हो गया। उसमें क्या देखता है कांस्टेबल कि एक बच्ची, छोटी सी बच्ची पढ़ रही है, एक छोटा बच्चा बोतल का दूध पी रहा है, कुछ सामान बिखरे हुए हैं, कुछ एक दो बर्तन है उसमें, एक दरी बिछी हुई है, किसी तरह उसने खाने पीने का वो सामान रखा। उसको देखकर उसके आंखों में आंसू आ गया। उसको समझ में आ गया कि इसीलिए वो खोलता है कि कहीं बाहर तो कोई निकल नहीं पा रहा है, जो कुछ भी बिक जाता है उसी से उन बच्चों को वो खिला रहा है। घर में वो लेडी भी नहीं थी, उसके घर में उसकी माँ भी नहीं है, और एक अधमरा सा आदमी है जो उन दोनों बच्चों को उसके अंदर रखा हुआ। फिर वो बाहर आया, उसको ये महसूस हुआ कि हमारे इस देश में इस लॉकडाउन में कैसे कैसे लोग अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। ये गरीब जो मुंह खोल के कुछ बोल भी नहीं सकता, इसको कुछ बोलने भी नहीं आता, दो बच्चों को न जाने वो कैसे पाल रहा है, उसको उसके आंखों में आंसू आ गया। फिर उसने कहा कि अच्छा तुम जाओ। उसने पॉकेट से निकाल कर कुछ पैसे उसको दिए, उसने बोला लो बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना।
जब वो मुड़ा तो उसने कहा सर, तो कांस्टेबल फिर घुमा तो उसने कहा कि सर लॉकडाउन क्या होता है, हमें इसका मतलब समझा दीजिए। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो आगे बढ़ा, फिर उसने कहा सर, फिर वो सर मुड़े, फिर यही प्रश्न उसने दोहराया कि लॉकडाउन क्या होता है। उसने हाथ जोड़े। वो आदमी भी उस समय संवेदनशील हो चुका था। वो हाथ जोड़ा और आगे बढ़ गया। तो ये है हमारे देश की स्थिति, जिस पर ऐसे ही चीजों को रोकने के लिए बच्चे, ये हमें हमारे कवि या लेखक या साहित्यकार मरते मिटते हैं, और जिसको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी अनदेखा कर जाते हैं। तो आप ही तो हो भविष्य के कर्णधार, कुछ प्रयत्न आप अपने तरफ से करना। बेटा, अन्याय सहना उनका यही कथन था कि अन्याय करने से बड़ा अन्याय होते देखना है। होते देखना एक बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए अगर हो सके तो आप भी उनकी इस प्रयत्न में थोड़ा बहुत भी कुछ साथ दोगे। जो प्रयत्न वो कर गए, जिस चीज को मिटाने की वो कोशिश करते थे, तो जीवन सार्थक होगा। कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। चलिए, इस पर नागार्जुन के बारे में हम जितना भी बोलें वो कम है। इन्होंने समाज और राजनीति पर जो काम किया वो काम किया ही। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि उन्होंने जीवन के अन्य पक्षों को भी लिया। इन्होंने, एक कवि हैं, हर कवि प्रकृति से भी जुड़ा होता है। ये प्रकृति से भी जुड़े थे और बहुत ही प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। जहाँ ये क्रांतिकारी एक कवि थे, वहाँ ये प्रकृति से भी बेहद प्यार करते थे। अब इनकी प्रकृति से संबंधित कविताओं को जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना अच्छा, कितना सुंदर, कितना सुरम्य वर्णन इन्होंने किया है। और ये कैसे किया है पता है आपको? क्योंकि ये घूमते बहुत थे। पर्वत, नदी, नाले, झाड़ झंखाड़, इन्होंने कुछ भी, उबड़ खाबड़ मिट्टी, कहीं भी, पर्वतों पर काफी घूमे। इन्होंने जीवन की सच्चाई को जो देखा और भोगा है, उसी की अभिव्यक्ति तो इन्होंने किया है। और प्रकृति का निरीक्षण ये इसीलिए करते थे कि ये उन्हें ऊर्जा देती थी, उन्हें ताजगी देती थी। और कोई भी कवि या लेखक प्रकृति को अनदेखा कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ही तो एक ऐसी जगह है जहां पर व्यक्ति को शांति मिलती है। अपने रूसो की एक लाइन पढ़ी होगी कि कभी वो संसार से उबकर, समाज से उबकर कहा था कि बैक टू नेचर, प्रकृति की तरफ चलो, वहीं शांति, असली शांति वहीं मिलती है। इसलिए वो प्रकृति को कैसे छोड़ सकते हैं?
मैंने एक अन्य कविता में भी पढ़ी है कि ये जो प्रेम का क्षेत्र है, जो प्रणय है, उसके क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी है। इनकी मानसिकता बड़ा ही निर्मल है। अपने दाम्पत्य जीवन के सुख को, उस पर भी जो कविता इन्होंने लिखी है, कितना पवित्र है, कितना निर्मल है। उन्होंने अपनी एक दाम्पत्य जीवन की कविता है, उस पर लिखे हैं, उसमें लिखे हैं कि जब सारे दिन के इन दुख दर्दों को झेलकर घर पहुंचता हूं और पत्नी के गोद में अपने सिर को रखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी अन्य दुनिया में पहुंच गया। मुझे एक नैसर्गिक आभास की अनुभूति होती है। उन्होंने जो कुछ भी उसमें लिखा, उसमें कहीं भी कलुषता नहीं, कामुकता नहीं, कितना उन्मुक्त विचार है। तो मेरे का कहने का मतलब ये कि जीवन के और पक्षों पर भी उन्होंने लिखा, और बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा। उसको पढ़ेंगे आप तो आपके मन खुश हो जाएंगे। बहुत ही सुंदर एहसास, बहुत ही सुंदर अनुभव से पूर्ण वे चीजें हैं। और इन सारी चीजों के लिए या अपने भाव की अभिव्यक्ति के लिए जिन भाषाओं को अपनाया है, वे भी बेजोड़ हैं। इन्होंने लोक भाषा को ज्यादा अपनाया है। इसके अलावा मैथिली, हिंदी, बंगला, पंजाबी, इन भाषाओं पर भी इनका समान अधिकार है। ये देशी भाषा, बोली के ठेठ शब्द, मुहावरे, जहां जैसे भाषा की आवश्यकता हुई उन्होंने लिखा। इनकी कविताओं को अगर आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भी दुर्बलता का बोध नहीं होगा। कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जन कवि थे, लोगों के लिए लिखते थे, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखते थे, पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं। इसलिए उनकी भाषा बहुत सरल सीधी होती थी। मैथिली में भी इन्होंने मिथिला भाषा में भी बहुत रचनाएं लिखी। हमारे खड़ी बोली में भी लिखी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में सराहनीय है। हम जितना भी इनके संबंध में कहें कम है। अब मैं आपको इनकी एक दो कविताओं के बारे में भी बताना चाहूंगी संक्षेप में। देखिए किस तरह से ये अपनी कविताओं में अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। बेटे एक चीज ध्यान रखना कि किसी भी रचनाकार के रचना की कहें या उनके सारी चीजों के बारे में कि दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष, एक कला पक्ष। कविता के बारे में मैं बाद में बताती हूँ। ये दो कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, बाद में हो सकता है कि मैं भूल जाऊं। उसके दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष जिसमें कथ्य आता है, और दूसरा होता है कला पक्ष, भाषा शैली।
मैंने क्या कहा है और कैसे कहा है। कोई भी रचनाकार कुछ तो कहता है, तो क्या कहा है और उस क्या कहा को कैसे कहा है, ये दो चीज हमेशा जो है आप ध्यान में रखकर चलोगे। माने उनका जो विषय है वो क्या है और विषय को जो अभिव्यक्ति दी है वो कैसे दी है, उनकी लेखन शैली भाषा कैसे है। इन दो चीजों को आप जरूर ध्यान में रखना। आप जब प्रश्न लिखते हो बेटा तो बहुत गड़बड़ करते हो, अति संक्षेप में लिख लिख के 2-2 पेज में आप छोड़ देते हो। आप ये भी पूछते हो कि प्रश्न का उत्तर कितना बड़ा होना चाहिए। हम जब उत्तर लिखते हैं तो हमारा मटेरियल खत्म हो जाता है बेटा। इसके यही कारण मैंने पहले भी आपको बताया कि सबसे पहले आप कवि के बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय पूरा पढ़ जाओ अच्छी तरह से। एक ये चीज हो गई। और दूसरी चीज कि किन परिस्थितियों में ये रचना रची गई, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है, दर्पण होता है। किसी कवि ने कहा कि जो दिया जग ने वही फिर, जो दिया जग ने वही फिर भाव बनकर लौट आया। संसार ने, समाज ने जो कुछ रचनाकार को दिया या रचनाकार समाज से जो कुछ लेता है उसी को अपनी अनुभूतियों या कल्पना से सजाकर फिर समाज को वापस कर देता है। फिर उसी को हम कितने इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं। आपने निराला की वो कविता देखिए, इलाहाबाद के पत्थर पर, इलाहाबाद के सड़क पर, सॉरी, वह तोड़ती पत्थर। हमने न जाने ऐसे कितने सीन देखे होंगे, लेकिन उसी मजदूरनी का जो बिंब वो प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह नागार्जुन भी, एक मजदूरनी कोई कविता है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा किसमें है ये, कि उस पर वो गिट्टी बिछाती है सड़क पर। उसका काला कलूटा बच्चा, धूल धूसरित बच्चा जिसके दांत निकल रहे हैं सफेद सफेद, खुश होके माँ के पास आता है और पीछे से उसकी गर्दन पकड़कर लटक जाता है। माँ की तरफ वो अपना फेस करके मुस्कुराता है। कवि का दिल तौबा तौबा हो जाता है। माँ एक मिनट के लिए भूल जाती है कि वो कोई काम कर रही है। उस माँ बेटे के प्यार को देखकर, इतने छोटे बच्चे के प्यार को देखकर कि कैसे वो माँ से लिपटता है, कैसे वो माँ के पास जाके खुश होता है, और माँ अपना काम छोड़ के बच्चे से कैसे लिपट जाती है। ऐसे सीन हमने बहुत देखे होंगे। माँ को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बच्चे से मिले, मजदूरनी को इतनी फुर्सत नहीं है, लेकिन बच्चा इंतजार करते करते बच्चा माँ के पास चला आता है। समाज का यह रूप, ये लोग मेहनत करते हैं, कितनी भयंकर मेहनत करके ये हमारे चलने के लिए रास्ते बनाते हैं, महल अटारियां बनाते हैं, पर इनकी समाज में कोई कदर नहीं, कोई पूछ नहीं। यही कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। हमारी आपकी दृष्टि जहां नहीं पहुंचती वहां ये इनकी दृष्टि पहुंचती। हेलो बच्चों, ये थोड़ा सा बिजली की, नेट की प्रॉब्लम थी, इसलिए ये गड़बड़ी हुई। कोई बात नहीं, पता ना आप लोग कहाँ तक सुने, मैं बहुत ट्राई कर रही थी तो हो नहीं पाया। बच्चों टाइम कम है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ
कि ये जो आप लोग क्वेश्चन लिखते हो ना, मैं अपना नंबर बता देती हूँ, पहले आप मेरा नंबर लिख लो 9818943784। आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप 8:30 बजे नाइट में 8:30 से 9 के बीच में 9:30 के बीच में आप हमको कॉल कर लेना, कुछ भी पूछना हो। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती थी कि जो क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखते हो ना, उसमें बहुत गड़बड़ी करते हो, तो उसके बारे में मैं बताना चाहती थी। ये नेट के वजह से प्रॉब्लम हुई, जो कुछ भी कमी रह गया उसको नेक्स्ट में मैम बता देंगी, ये मैंने उनको बोल दिया। लेकिन ये जो मैं बताने जा रही हूँ प्लीज इसको आप सुन लो। आप जब क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो आप कई प्रॉब्लम आती हैं कि आपका क्वेश्चन छोटा होता है, बढ़ नहीं पाता। आप कहते हो कि क्या लिखूं, कितना लिखूं, कितना लिखना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। तो बेटा एक चीज तो पहले ये ध्यान में रखना कि आप देखोगे कि क्वेश्चन 2 भागों में बटा है क्या, तो दोनों पर आपको आधे आधे मार्क्स होंगे। तो दोनों को ध्यान में रखकर दोनों का आंसर आपको देना होगा। ये जरूर है कि एक का छोटा हो सकता है, एक का बड़ा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप पूछते हो कि आंसर में कितने पेज लिखने चाहिए। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आप मान लो एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया आपको, मान लीजिए ताजमहल के बारे में बताना है। तो ताजमहल के बारे में बताने के लिए आपको जितनी बातें चाहिए या जितना मैटर चाहिए जिसमें आपको लगे कि बच्चा पूरी तरह से समझ गया और हमने भी अपनी तरफ से ना आप ज्यादा लिखना ना कम लिखना, ठीक है। कुछ कभी कभी मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपसे केवल सब्सटेंस पूछ दिया जाए तो वो कितना होगा, 1 पेज 2 पेज, उस स्थिति में थोड़ा सा आप उसको बढ़ाने की कोशिश करना, ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज, उसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी लिखना है, ये ना कि एक ही लिख के छोड़ दें, दूसरा भी लिखना है। और यही स्थिति कि जब आपको लगे कि हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो गए हैं, तब आप उतना ही आपका आंसर होना चाहिए। आप पेज मत गिनो, वैसे 5-6 पेज का तो होता ही है, क्वेश्चन कोई भी लिखेंगे 7-8 नंबर का होता है, तो उतना तो होता ही है। लेकिन मैं ये कह रही थी किसी भी कवि या लेखक को जब पढ़ो ना, तो उसका 2 पक्ष हमेशा ध्यान में रखना। एक उसका भाव पक्ष कि उसमें क्या कहा गया है, वो किन किन चीजों पर लिखता है, क्या उसका विषय है, और दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष, वो किस तरह से अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, किस शैली में, किस भाषा में। ये चीजें, उसका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ध्यान में रखते हुए आप लिखोगे। और एक चीज मैंने बताया तो था, पता ना ये नेट के वजह से प्रॉब्लम आई कि किसी भी चीज को पढ़ो तो पूरा नॉलेज रखो। अगर आपको रचनाकार के बारे में जानकारी नहीं होगी तो भी अधूरा। अगर आपको किस समय लिखा गया, किस परिस्थिति में लिखा गया, उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो अधूरा। कंटेंट में क्या है, विषय जो आपके कोर्स में है, आपको दिया गया है, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो भी आप अच्छी तरह से नहीं दे सकते। इसलिए इन तीनों चीजों को, अगर कवि या लेखक के बारे में है तो कवि या लेखक के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, तो उस परिस्थिति के बारे में प्लस जो विषय है उसके बारे में। फिर आप इनको मिला के जब आप लिखोगे तब आपका आंसर बहुत बड़ा होगा, बहुत अच्छा होगा और माने सेटिस्फैक्टरी होगा। आपको कभी भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, आप प्रश्न घबरा जाते हो, प्रश्न को देखकर आप उसको अच्छी तरह से देखो, समझो, समझने की कोशिश करो। ये उन्हीं चीजों में से घुमा फिराकर आपको बहकाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। जब आप इन तीनों चीजों पर अपना
कमाल रखोगे ना, तो किसी भी तरह का प्रश्न पूछे आप उसका जवाब दे सकते हो, और कोई ना कोई क्रिटिक का भी उसमें आप कोट करो। आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता तो आप ये लिख दो, नामवर सिंह ने इस पर ये कहा, उतना भी लिखोगे ना तो काम चलेगा। लेकिन कुछ न कुछ एकदम कहानी की तरह एमए में आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा आलोचनात्मक रूप आपको देना होता है। और रह गई व्याख्या की बात, व्याख्या में भी आप